दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी वाला यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जहांगीर के बारे में डिटेल्स को देखा था हिस्ट्री की सीरीज़ में, और देखा था कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट क्या हुए थे। आज की क्लास में हम लोगों को कंटिन्यू करना है औरंगजेब को, और औरंगजेब के बारे में देखेंगे जिन्होंने कि शासन किया था 1658 से लेकर के 1707 तक के में। तो इसके बारे में शुरुआत करें और आगे बढ़ें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद छोड़ करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ भाई लोग यार, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चैनल हम बहुत ज़्यादा दिनों तक चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को सेलेक्ट कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपके देखने से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आ पाऊँगा। अब चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब को, जिसके बारे में द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स औरंगजेब आलमगीर मीनिंग कैनकर ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड ओवर द 49 ईयर्स द सेम एज अकबर। द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स यानी कि मुगलों में सबसे आखिरी और महान मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कैनकर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे के पूरे संसार का विजेता है, संसार के ऊपर राज करने वाला। रूल्ड ओवर 49 ईयर्स मतलब कि इसने क्या किया था कि लगभग 49 साल तक यानी कि 49 ईयर्स तक में इसने शासन किया, जिस तरीके से अकबर ने शासन किया था। हिज एम्पायर कवर्ड नियरली द होल ऑफ द इंडिया। उसका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य लगभग पूरे के पूरे क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में उसका पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये नियरली में लिखा हुआ, यानी कि कुछ क्षेत्र थे जो कि इनके यानी कि औरंगजेब के अधीन से परे थे, जिसमें कि कुछ अलग राजा राज कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र थे वो औरंगजेब के अधीन आते थे। औरंगजेब से रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इनके जो राज्य क्षेत्र था उसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है फ्रॉम 1658 टू 1680 व्हेन ही वाज इन नॉर्थ इंडिया, जब वो उत्तर भारत में थे 1658 से लेकर के 1680 के बीच में, तो ये पहला फेज़ माना जा सकता है। और दूसरा फेज़ है कि फ्रॉम 1681 टू लेकर के 1707 व्हेन ही वाज इन डेक्कन। दूसरा फेज़ हम मान सकते हैं जब वो 1681 से लेकर के 1707 ईस्वी तक के बीच में डेक्कन के क्षेत्र में रहे हुए थे, तो उसको हम दूसरा फेज़ मान सकते हैं। अब इनके बारे में बात कर ले सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट यानी कि विद्रोह का दबाव, किस तरीके से इन्होंने जो क्रांति हुई, जो विरोध हुए इनके खिलाफ, उसको कैसे इन्होंने सप्रेश किया, उसको कैसे दबाया। देयर वेयर मेनी रिवोल्ट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब इन नॉर्दर्न इंडिया। औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत में ढेर सारे विद्रोह हुए। औरंगजेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। औरंगजेब ने क्या किया कि जो ज़मीन पे उपज होती थी, जो अनाज पैदा होता था, उसका टैक्स पहले लिया जाता था 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उसको 1/2 कर दिया यानी कि आधा हिस्सा कर दिया। जो पैदावार होगी उसका आधा हिस्सा टैक्स के रूप में सम्राट को देना होगा। द जाट्स ऑफ द आगरा मथुरा रीजन एंड द सतनामीज एंड बुंदेलाज रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। आगरा और मथुरा के जाट और जो सतनामी थे बुंदेलखंड के, उन्होंने इसके खिलाफ में विद्रोह किया। याद रखिएगा कि जो सतनामीज थे और जो बुंदेल से दोनों जो है ये अलग अलग, यानी कि सतनामी अलग थे और जो बुंदेलखंड के एरिया के थे उन्हें बुंदेल कहा जाता है, यानी कि बुंदेलास कहा जाता है। और आगरा मथुरा के जाट, इन सभी ने मिलकर के विद्रोह किया इस चीज़ के खिलाफ में कि इन्होंने जो इतना टैक्स को इंक्रीज किया था। द मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट वेयर दैट ऑफ द राजपूत, द सिख्स एंड द मराठास। जो सबसे महत्वपूर्ण इनके साथ में रिवोल्ट्स हुए थे, इनके खिलाफ जो रिवोल्ट हुए उनमें राजपूत के रिवोल्ट्स यानी कि राजपूत के विद्रोह हैं, सिखों के विद्रोह हैं और मराठाओं के विद्रोह शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द औरंगजेब्स टाइम एनर्जी एंड द रिसोर्सेज वेयर स्पेंट ऑन क्रशिंग दीज रिवोल्ट्स। औरंगजेब की ज़्यादातर समय, ऊर्जा और उसके जो संसाधन थे वो इन विद्रोहों को कुचलने में ही गए, यानी कि ज़्यादातर तो उसने इन विद्रोहों का सामना करने में ही अपनी एनर्जी को, अपने समय को और अपने संसाधन को लगाया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिसीज़ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की क्या नीतियाँ रहीं। तो फर्स्ट था डेक्कन पॉलिसीज यानी कि एक डेक्कन की नीति। इसमें क्या था थोड़ा सा समझ लेते हैं।
औरंगजेब स्पेंट द लास्ट 26 ईयर ऑफ हिज रेन इन डेक्कन। लास्ट के जो 26 साल थे उसने डेक्कन के एरिया में ही बिताया। ही वांटेड टू क्रश द पावर ऑफ द मराठाज एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन द डेक्कन। वह मराठों की जो शक्ति थी उसे कुचलना चाहता था, दबाना चाहते थे, और साथ ही साथ में डेक्कन के क्षेत्र में यानी कि जो दक्कन का एरिया है उस दक्कन के एरिया में अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। औरंगजेब नेक्स्ट बीजापुर इन 1686 एंड गोलकुंडा इन 1687। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया। हाउएवर दीज कन्क्वेस्ट डिड नॉट बेनिफिट द एम्पायर। इससे क्या हुआ, ये जो कन्क्वेस्ट इन्होंने किया यानी कि जो ये इसको अपने अधीन किया इन राज्यों को, इससे इनका जो एम्पायर था उसको कोई लाभ नहीं मिला। इट वॉज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर दीज लैंड्स एज दे वेयर टू फार फ्राम द कैपिटल। राजधानी से बहुत दूर ये क्षेत्र होते थे, इसलिए इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को इतने अच्छे तरीके से चला पाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। आल्सो द मुगल्स केम फेस टू फेस विद द मराठास। अब इससे क्या हुआ कि दूसरा ये बात हुई कि ये मराठों के साथ में आमने सामने हो गए, यानी कि जब इन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने अधीन किया तो इनसे अब मराठाओं का आमना सामना पूरे आमने सामने होने लगा। औरंगजेब ट्राइड टू क्रश देम। औरंगजेब ने उनका दबाने का प्रयास किया बट फेल्ड, लेकिन वह असफल रहे। इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट द मराठाज वेर अ पावरफुल एनिमी ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम। उसे ये चीज़ की रियलाइज़ थी कि मराठा जो थे वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके जो दुश्मन ये थे यानी कि मराठा लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उसने कोई भी शांति या समझौते वाली नीति नहीं अपनाई। दिस वीकेंड द एम्पायर। और यही क्या हुआ, यही उस साम्राज्य की कमजोरी का कारण बने कि इनके पतन का कारण बना। डेक्कन पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब वाज द फेलियर। डेक्कन की जो पॉलिसी थी औरंगजेब की वह असफल हुई। ही फेल टू सबड्यू द मराठास। और मराठाओं को भी अब सबड्यू करने में यानी कि उनका ये सामना करने में भी अब असफल हो रहे थे। कंटिन्यूअस वार एम्प्टाइड द ट्रेजरी एंड लेड ए लॉस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स। लगातार जो लड़ाइयाँ चली यानी कि राजपूतों की तरफ से मराठों की तरफ से, ज़्यादातर तो मराठों की तरफ से चली, जो लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों में इनका जो खजाना था वो धीरे धीरे खाली हो गया और खजाने के साथ ही साथ में इनके ढेर सारे सिपाही मारे गए। ड्यू टू औरंगजेब से लॉन्ग अब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र। अब उत्तर भारत में ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह चूँकि ये डेक्कन के क्षेत्र में रह रहे थे, तो वहाँ पे भी जो प्रशासन था अब पूरी तरीके से सही नहीं चल रहा था, वो भी थोड़ा डगमगा सा गया था। रिवोल्ट चैलेंजिंग द मुगल्स अथॉरिटी आल्सो ब्रोक आउट। अब जो रिवोल्ट्स थे चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी आल्सो ब्रोक आउट, जो मुगल अथॉरिटी थी यानी कि मुगल प्रशासन था, इसके खिलाफ में ढेर सारे रिवोल्ट अब खड़े हो गए थे। रीज़न ये भी था कि उस एरिया में यानी कि उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया की तरफ की बात करें तो यहाँ पे खुद औरंगजेब थे भी नहीं, ये राजधानी के क्षेत्र में भी नहीं थे और इतना बड़ा एरिया था, तो यहाँ पे विद्रोह तो होना स्वाभाविक था। देखिए जहाँ पे राजा होता है, चाहे भले ही वो कितना भी कमज़ोर क्षेत्र हो, लेकिन राजा के होने का एक अलग ही बात होती है, और जहाँ पे राजा के एब्सेंस हो, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, कितना भी मजबूत क्षेत्र हो, वहाँ पे विद्रोह का होना एक अलग ही बात हो जाती है। रीज़न होता है कि यहाँ पे राजा नहीं है, और जहाँ पे राजा है वहाँ पे बात होती है कि हाँ यहाँ पे राजा या बादशाह यहाँ पे मौजूद है। रिलीजियस पॉलिसी, इनकी धार्मिक क्या नीति है इसके बारे में अब देख लेते हैं। औरंगजेब वाज एज ऑर्थोडॉक्स गुड फीयरिंग मुस्लिम। ठीक, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, गॉड फीयरिंग का मतलब होता है कि ईश्वर से डरने वाला, यानी कि अल्लाह से डरने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था और बहुत ही कट्टर था। अनलाइक द अर्लियर मुगल्स एम्परर्स ही हैड अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। अन्य जो मुगल शासक हुए जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उनमें क्या था कि उन सभी में ये अलग थे, इनका जो जीवन शैली थी वो थोड़ा सा सिंपल थी। वो लोग क्या थे, थोड़ा सा जीवन शैली उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो थोड़ी सी अलग थी। ही नेवर वोर कास्टली रोप्स और यूज कोल और सिल्वर बेसल्स। तो बहुत महंगे रोप को नहीं पहनते और साथ ही साथ में कोई गोल्ड या सिल्वर के बेसल्स का यूज़ नहीं करते। ही इवन सीव्ड कैप्स एंड कॉपीड द कुरान टू शेल सो दैट ही could earn money for his use rather than taking it from the treasury। अगला ही क्या करते थे कि ये टोपियाँ सिलते थे और टोपियाँ सिल करके उन्हें बेचते थे और कुरान की कॉपी करते थे, उन्हें बेचते थे। ऐसा ये मानते थे कि ये
जो पैसा उससे कमा रहे हैं उसे अपने यूज़ में लेंगे, यानी कि टोपियों को बेच करके और कुरान की प्रतियां बेच करके ये उससे जो पैसा कमाते थे अपने उपयोग में ले आते थे, यानी कि खुद के यूज़ में उसे लाते थे, और जो इनके खजाने में पैसा रखा होता था उसको ये यूज़ नहीं करते थे। ड्यू टू दिस सिंप्लिसिटी ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड जिंदा पीर और अ लिविंग सेंट। अब उनकी इस सिंप्लिसिटी यानी कि इस सज्जनता, इस साधारणता की वजह से लोग उन्हें जिंदा पीर के नाम से या जिंदा संत के नाम से जानने लगे। यानी कि आप भी अगर सुने होंगे तो लोग कहते हैं पीर बाबा को मज़ार चढ़ाई, तो वहाँ पे पीर बाबा यानी कि जो किसी की समाधि होती है, जो व्यक्ति मृत हो चुका होता है, लेकिन लोगों ने इन्हें क्या कहना शुरू किया, जिंदा पीर है। और वो जो जिनको पीर कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो लोगों की भलाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं इसके बारे में कोई भी एक 100% ट्रूथ जानकारी नहीं दे सकता कि हाँ ये ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो लोग इनके बारे में क्या कहने लगे, इनको कहने लगे कि ये जिंदा पीर हैं। एज अ रूलर औरंगजेब वाज शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता था इनकी जो दृष्टि थी वो बहुत दूर नहीं थी, यानी कि दूरदर्शिता नहीं थी, नज़दीक में ही देखते थे। अब कहने का मतलब ये कि एक राजा को दूरदर्शी होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में उनके दिमाग में डिसीजन होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या होगा, तो उसके लिए क्या फैसले होंगे और राज्य कैसे चलेगा। लेकिन एज अ रूलर, शासक के तौर पे औरंगजेब के अंदर ये कमी देखने को मिलती है कि वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि वर्तमान को देखा, फ्यूचर के बारे में कोई सोच नहीं थी। ही गेव अप अकबर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। उन्होंने अकबर की जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, यानी कि जो सहिष्णुता थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। ही बिकम वेरी अनपॉपुलर व्हेन ही री इंट्रोड्यूस जजिया। जब उन्होंने जजिया को री इंट्रोड्यूस किया तो लोगों के बीच में अनपॉपुलर का मतलब बहुत ही अप्रसिद्ध हो गया। आप देखो, एक प्रसिद्ध होता है लोग अच्छाई के लिए जानते हैं, अप्रसिद्ध का मतलब कि लोग आपकी कमियों के लिए जानते हैं। ये भी एक तरीके से फेम ही होता है, लेकिन ये वो फेम नहीं होता है कि लोग आपकी अच्छाई की वजह से आपको जान रहे हैं। ये होता है कि आपकी कमी की वजह से लोग आपको जान रहे हैं। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादातर यही हो रहा है कि लोग आपकी अच्छाई की वजह से नहीं जान रहे। आप देखोगे सोशल मीडिया पे या जो भी अन्य जगहों पे है, मीडिया है, इंटरनेट है, तो हर जगह पे आपको ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जो डिफेम में है, यानी कि उनका अपना खुद का बैकग्राउंड देखोगे, खुद की चीज़ें देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो क्या है, लोगों के बीच में पॉपुलर है, तो उनको पॉपुलर नहीं अनपॉपुलर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है, द पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब पुश द एम्पायर टुवर्ड द डिक्लाइन। अब यही जो पॉलिसीज रही, इनके जरिए ली गई पॉलिसीज, ये पॉलिसीज जो एम्पायर था, जो राज्य था, उसे डिक्लाइन की तरफ ले गई, उसे पतन की तरफ में ले गई। अगर इनकी जो पॉलिसियाँ रही होती वो अच्छी रही होती हैं, इनकी जो साइट रही होती, यानी कि जो इनकी दृष्टि रही होती वो दूरदर्शी रही होती, फ्यूचर के बारे में इन्होंने सोचा होता, जो डिसीजंस लिए वो डिसीजन सही लिए होते, तो शायद और आगे तक मुगल एम्परर चल पाता। लेकिन कुछ ये गलतियाँ थी जिस गलतियों की वजह से मुगल एम्परर का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो ये थे औरंगजेब के बारे में कुछ बातें। औरंगजेब थे मोहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ये इनका पूरा नाम था, मोहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। तो आलमगीर के नाम से भी जाने जाते हैं, औरंगजेब के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों नाम को जानना। नेक्स्ट देख लेते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए कॉमनली सबके, यानी कि जितने भी मुगल शासक हुए उन सबको मिला करके इसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे। द एम्परर वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो सम्राट था, यानी कि जो जिसे कि सम्राट या बादशाह कहते हैं, यही राजा कहते हैं, वो पूरे का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड था। द मुगल कोर्ट वाज वेरी सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है कि बहुत ही समारोहिक या धार्मिक था। द एम्परर सेट ऑन अ थ्रोन, others were assigned place to sit or stand, the more important ones being nearer to the emperor। देखिए अब क्या होता था कि यानी कि ये इनका जो सेरेमोनियल का मतलब होता था कि आने का जो सिस्टम है वो बड़ा धार्मिक तरीके से हो रहा है। जो राजा है वो थ्रोन यानी कि सिंहासन पर बैठ रहा है, दूसरे अन्य जो लोग थे जैसे मंत्री लोग थे, अन्य सलाहकार लोग थे, सेनापति थे, तो सबके बैठने के या खड़े होने का स्थान बना हुआ था कि कौन कहाँ पे बैठेगा और कहाँ पे खड़ा होगा। साथ ही साथ में जो और महत्वपूर्ण लोग होते थे ये राजा के यानी कि बादशाह के आसपास में ही रहते थे। अब ये वो लोग होते थे जैसे कुछ चीज़ें वो राजा को समझाते थे, राजा को सलाह देते थे। इसमें कुछ खुफिया बातें होती थी, कुछ ऐसी बातें होती थी जो अन्य लोगों को न सुनाई थी। तो इस तरीके के लोग राजा के आसपास में ही होते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर along with the सिजदा एंड द पेबोज
खुरनीस एंड द तस्लीम वेयर आल्सो परफॉर्म। अब देखिए, जब अकबर था तो अकबर के समय में सिजदा और पैबोश नाम की जो परंपरा थी और खुरनीस और तस्लीम की परंपरा, ये परंपराएं चलती थी। जैसे सिजदा आज भी चलती है, लोग कहते हैं ना कि झुक करके सलाम करना, और पैबोश जिसे जब वापस हो रहे हो तो झुक करके हाथ को मस्तक तक लगाते हुए, फिर से हाथ नीचे करते हुए मस्तक तक लगाते हुए, इस तरीके से सिजदा और पैबोश और ये खुरनीस और तस्लीम की परंपराएं चलती थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। Every day reports from the nobles and the department heads were read out to the rulers of a particular assigned time। रोज डेली क्या होता था कि जो भी डिपार्टमेंट के श्रेष्ठ होते थे या वहाँ के जो मुख्य लोग होते थे, डिपार्टमेंट के लोग होते थे, डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, वह शासन से संबंधित जो भी जानकारी होती थी वो जानकारी आकर के बादशाह को पढ़ करके सुनाता था, लेकिन उसके लिए भी टाइम फिक्स था कि वो किस टाइम आएगा और किस टाइम पे वो इन सब बातों को राजा को बताएगा। दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन द दीवान ए खास हॉल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस। दीवान ए खास का मतलब कि इसे कहते हैं हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। जो प्राइवेट लोग होते थे, यानी कि राजा के अधिकारी लोग होते थे, वो आते थे तो उनकी इन बातों को सुना जाता था दीवान ए खास नाम के महल में। द एम्परर हेल्ड देयर कोर्ट फॉर द जनरल पब्लिक इन दीवान ए आम हॉल ऑफ द पब्लिक ऑडियंस। यदि सामान्य प्रजा के बारे में कोई भी जानकारी होती थी, कुछ सामान्य प्रजा के बारे में बात सुननी होती थी, तो वो सभा लगती थी दीवान ए आम में, यानी कि ये भी एक तरीके से महल था जिसे कि दीवान ए आम का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पब्लिक होती थी वो आकर के अपनी बातों को राजा तक में पहुँचाती थी, यानी कि जो मुगल सम्राट होते थे उनको बताती थी। पीपल कुड नॉट कम हियर एंड पुट फोर्थ देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द रूलर्स, यानी कि पीपल कुड कम हियर, लोग आते थे, यानी कि प्रजा उनकी सीधी आ सकती थी और अपनी समस्याएं शासक के सामने कह सकती थी। व्हेन द एम्परर वाज अवे फ्रॉम हिज कैपिटल हिज कोर्ट मूव्ड विद हिम। जब भी राजा अपनी राजधानी से दूर होता था, यानी कि राजधानी से किसी दूसरी जगह पे जाना, किसी दूसरी एरिया में गया हुआ है, तो उनका जो कोर्ट होता था, यानी कि इस तरीके से जो कोई भी न्यायिक मामला होता था उसके लिए उनका कोर्ट उनके साथ में चलता था। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द कोर्ट वाज हेल्ड अंडर ह्यूज टेंट्स। उस समय में जबकि राजा महल में नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, तो बहुत बड़ा टेंट यानी कि तंबू लगाया जाता था और उसी के अंदर में कोर्ट चलता था। ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम था। द 17th century the court was divided into two groups, the liberal and the orthodox. Since Jahangir and the Shahjahan were tolerant ruler, the liberal group was dominant in religious matter. Under Aurangzeb, the orthodox group had the upper hand. कहने का मतलब ये कि जब 17वीं शताब्दी आई तो उस समय में जो कोर्ट था वो दो ग्रुप में बढ़ गया। एक लिबरल यानी कि जिसमें कि सभी लोगों को समान, और एक दूसरा था ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो कट्टर। तो लिबरल वो होते हैं जैसे जो लोग धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म को बस धर्म के नज़रिए से ही मानते हैं, उन्हें कहते हैं लिबरल। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो कट्टर हो जाते हैं, वो धर्म के नशे में अंधे हो जाते हैं, बस उनको धर्म ही दिखाई देता, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होती है, किसका लाभ हो रहा है किसकी हानि हो रही है इससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। लेकिन लिबरल वो होते हैं जो अपने धर्म को मानते हैं लेकिन अपने धर्म के साथ में अन्य धर्म के लोगों का भी सम्मान करते हैं, अन्य लोगों की बातें भी सुनते हैं। तो जो कोर्ट था वो लिबरल और ऑर्थोडॉक्स इन दो ग्रुप में बट गया। यदि बात करें जहांगीर और शाहजहां की तो ये वो शासक थे जो कि टॉलरेंट हुए, सहिष्णु हुए। द लिबरल ग्रुप वाज डोमिनेंट इन रिलीजियस मैटर। धार्मिक मामलों में जो लिबरल हुए वो डोमिनेंट रहे, उनका वर्चस्व रहा इन दोनों शासकों के समय में। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब के शासन के समय में जो ऑर्थोडॉक्स है वो इसके अपर हैंड हो गया, यानी कि वो उनका वर्चस्व ज़्यादा हो गया। जैसे कि भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो औरंगजेब थे तो औरंगजेब बहुत ही बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के इंसान थे, यानी कि ये इस्लामिक बहुत ही कट्टर इस्लामिक थे और इस्लाम की बातों को मानते थे। यहाँ तक कि वो ट्रेजरी को भी हाथ नहीं लगाते थे, ये खुद से टोपियाँ बना करके और कुरान की प्रतियाँ बेच करके अपना खुद का खर्चा चलाते थे। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, साथ ही साथ में बात करने वाले हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन था वो कैसा था,
और इसके साथ में भी ढेर सारी बातें बची हुई जो कि मुग़ल काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को और आगे तक ले चलना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। और बेल आइकन को ऑल पे दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।